अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलार पश्चिम से मैं संदीप शिंदे सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जिस बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं वो है भाषा अध्ययन और या हम कह सकते हैं व्याकरण। तो आज के जो पाठ में हम ये देखेंगे कि आपको किन बिंदुओं पे भाषा अध्ययन के अंतर्गत किन बिंदुओं पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न कितने अंक के लिए होते हैं और उनके उत्तर हमें किस प्रकार से देने हैं। इन 2-3 चीजों पे आज हम यहाँ पे समझेंगे, इन चीजों को, इन बातों को। तो देखते हैं। भाषा अध्ययन या हम कह सकते हैं व्याकरण, ये कुल आपको 14 अंक के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 14 मार्क्स, 14 अंक। ओके, आपको किस विषय के लिए, किस बिंदु के लिए कितने अंक के, वो भी हम साथ ही साथ देखते हैं। शब्द भेद, जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना होगा। सबसे पहला क्या रहेगा? शब्द भेद, जिसमें आपको क्या क्या पहचानना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये चीजें आपको पहचाननी है। इसके लिए आपको कुल अंक रहेंगे 1 अंक। अव्यय, 2 शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना है। आपको अव्यय दिया रहेगा, उसमें से 2 शब्दों में से किसी एक शब्द का आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। इसके लिए आपको कुल अंक रहेंगे 1। संधि, 2 में से कोई एक पहचानना है, विच्छेद करना है, संधि शब्द बनाना है। आपको 2 उदाहरण दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक का ही उत्तर लिखना है, मतलब या तो उसको पहचानना है, विच्छेद करना है। ठीक है, उसके लिए आपको अंक रहेगा 1 अंक। सहायक क्रिया, 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना। आपको सहायक क्रिया दी जाएगी, ठीक है, आपको उसे पहचानना है वाक्य में से, अथवा उसका मूल रूप भी आपको साथ ही साथ लिखना है। प्रेरणार्थक क्रिया, 2 में से किसी एक का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या करना है आपको? 2 में से किसी एक का प्रथम तथा द्वितीय रूप आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। मुहावरे, हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया आपको कितने अंक के लिए रहेगा? ये भी 1 ही अंक के लिए पूछा जाएगा। मुहावरे, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना अथवा मुहावरे का चयन, इसके लिए भी आपको 1 अंक रहेगा। कारक, पहचानना और भेद लिखना। कारक को आपको पहचानना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका भेद भी लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुल अंक रहेंगे 1। विराम चिन्ह, वाक्य में प्रयोग। विराम चिन्ह जो है, वाक्य दिया जाएगा, जो यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं दिए गए होंगे, आपको सही स्थान पे सही विराम चिन्ह लगाते हुए वाक्य को फिर से लिखना पड़ता है। उसके लिए आपको 1 अंक रहेगा। काल परिवर्तन, 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना है। आपको वहां पे 3 अंक दिए जाएंगे, उसमें से आपको कितने वाक्यों के काल परिवर्तन करने हैं? 2 वाक्यों के काल परिवर्तन करने हैं। वहां पे आपको दिया जाएगा कि किस प्रकार से उसको, किस काल में आपको उसको परिवर्तित करना है। इसके लिए आपको 2 अंक रहेंगे। वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना है, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना है। इसके लिए आपको कुल 2 अंक रहेंगे। वाक्य शुद्ध करना, 3 में से 2 वाक्य, ठीक है, 2 वाक्य, प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां। देखिए यहाँ पे आपको कितने रहेंगे टोटल? वाक्य शुद्ध करने के लिए 3 में से 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करना है और 2 वाक्यों में गलतियां कितनी रहेगी, अशुद्धियां कितनी रहेंगी? 2 अशुद्धियां रहेंगी। उसके लिए आपको 2 अंक रहेंगे। ये तो हमने ऊपर से देख लिया कि आपको किन किन बिंदुओं पे भाषा अध्ययन के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हें कितने अंक रहेंगे। अब विस्तार से हम इसे जानते हैं, एक एक बिंदुओं को। सबसे पहला है शब्द भेद। प्रश्न 4.1 में वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्द भेद लिखना, 1 अंक। आपको ये प्रश्न कहाँ पे आएगा? प्रश्न 4.1, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा शब्द भेद पे। कृति पत्रिका के प्रश्न 4.1 में एक वाक्य दिया जाएगा जिसमें एक शब्द रेखांकित होगा। ठीक है, आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसके अंदर एक अंडरलाइन शब्द होगा, रेखांकित होगा। रेखांकित शब्द का संज्ञा, सर्वनाम
विशेषण प्रकार जैसा शब्द पहचान कर लिखना है। जी, अगर वाक्य में संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, तो वो आपको पहचान के वहां पे लिखना है। कौन सा? जो रेखांकित है, जो अंडरलाइन दिया हुआ शब्द है, उसको आपको वहां पे पहचानना आवश्यक है। संज्ञा हम ऊपर ऊपर से एक बार देख लेते हैं। संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम अगर दिया गया है तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत, गाय, गोवा, उपहार आदि। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय, संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद हैं। कुल कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लक्ष्मी, दिल्ली, मुंबई, उमा, विवेकानंद आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी जाति का बोध कराए, ठीक है, किसी प्राणी के बारे में, किसी स्थान या किसी वस्तु की पूरी जाति को वो इंक्लूड अगर करते हैं उसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, हार, भिक्षु, साथी, नदी, पुस्तक। अब यहाँ पे पुस्तक तो सभी पुस्तकें उसमें आएगी, नदी यानी सभी नदियां आ जाएंगी, साथी यानी सभी जो आपके साथी हैं वो आ जाएंगे, भिक्षु सभी भिक्षुओं को उसमें कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, देश सभी देश उसमें आ जाते हैं। मतलब वो पूरे जो जाति है, जितने सारे देशों को उसमें कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसमें भाव आ सकते हैं, गुण आ सकते हैं, रेखांकित किया गया है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? भाववाचक संज्ञा उसको कहेंगे। जैसे महंगाई, दया। महंगाई क्या है? एक अवस्था है, ओके। दया, अभिमान, साहस, बचपन, अच्छाई, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, दूध, पानी, सोना, गेहूं, चारा आदि। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, जिससे हमें किसी धातु या किसी पदार्थ का बोध होगा उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या तो धातु होना चाहिए, धातु यानी मेटल, या कोई पदार्थ होना चाहिए, मतलब जैसे तेल, दूध, घी, इस तरीके का वो पदार्थ होना चाहिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पे कहा जाएगा। समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय, ठीक है, या समुदाय या इसे समूह का, ग्रुप का अगर वो बोध कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण है झुंड, गुच्छा, दल, भीड़ आदि। देखिए झुंड यानी ग्रुप का, एक बड़े से समूह का आपको यहाँ से बोध हो रहा है। गुच्छा यानी बहुत सारे फूलों का गुच्छा हो सकता है, किसी चीज का गुच्छा हो सकता है, तो इससे भी क्या हो रहा है? बहुत सारे यानी बड़े समुदाय या समूह का आपको यहाँ पे बोध होता है। दल यानी जैसे हम कहते हैं सेना दल, वायु दल, यानी एक बहुत बड़ी सेना या समूह का यहाँ पे भी हमें क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इसलिए ये सब क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस पे आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आपको पूछा जाएगा, अधोरेखांकित शब्दों का
शब्द भेद पहचान कर लिखिए। क्या आएगा प्रश्न आपको? अधोरेखित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। अब वहां पे देखिए, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था। वहां पे जो हमने प्रथम वाक्य पढ़ा है उसमें वह जो शब्द है उसको क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। यहाँ पे सोनाबाई को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे अच्छी जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है। कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए, यहाँ पे बातचीत ये शब्द को रेखांकित किया गया है। सॉरी। मेरा छोटा भाई भी मेडिकल कॉलेज में दाखिल था। इस वाक्य में छोटा ये शब्द को क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। भंवरे फूलों पर मंडराते हैं। भंवरे फूलों पर मंडराते हैं, इस वाक्य में भंवरे इस शब्द को रेखांकित किया गया है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? जो रेखांकित शब्द हैं उनके शब्द भेद पहचान कर लिखने हैं। यानी वह, सोनाबाई, अच्छी, बातचीत, छोटा और भंवरे, इन शब्दों के हमें क्या करना है? शब्द भेद पहचान कर लिखने हैं। वह क्या आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। वो एक सर्वनाम है और वो किससे रिप्रेजेंट करता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सोनाबाई, इसके लिए क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोनाबाई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो एक संज्ञा है, मतलब नाउन है, और वो किसी व्यक्ति को दर्शाती है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अच्छी, अच्छी क्या है? गुण है, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। बातचीत यानी ये भाव दर्शा रही है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। छोटा यानी ये गुण दिखा रहा है, छोटा है, बड़ा है, इस प्रकार से गुण बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। भंवरे, भंवरे यानी एक पूरी जाति को यहाँ पे दर्शा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इस प्रकार से आपको शब्द भेद पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जो रेखांकित शब्द होगा उसके आपको, वो संज्ञा है तो संज्ञा, विशेषण है तो विशेषण, इस प्रकार से आपको वहां पे समझ के वहां पे लिखना है। बड़ा ही सरल है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते तो पूरे अंक यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको कुल सिर्फ एक ही अंक के लिए आने वाला है। अव्यय, जो दूसरा बिंदु है आज का हमारा, वो है अव्यय। प्रश्न 4(2), अव्यय शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग करना, 1 अंक। अभी जो आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा वो कहाँ पूछा जाएगा? प्रश्न 4 के दूसरे प्रश्न में। कुट्टी पत्रिका के प्रश्न 4(2) में दिए गए 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक अव्यय शब्द का सार्थक वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा। आपको 2 अव्यय दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक अव्यय का आपको क्या करना है? सार्थक वाक्य में प्रयोग करना है। इसके लिए आपको कुल कितने अंक रहेंगे? 1 अंक रहेगा। और ये प्रश्न कहाँ पे पूछा जाएगा? कृति पत्रिका के प्रश्न 4(2) में आपको ये प्रश्न आएगा, जो अव्यय पे आधारित रहेगा। अव्यय के भेद। हिंदी व्याकरण में अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। सॉरी, यहाँ पे 4 प्रकार होने चाहिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार, 4 भेद रहेंगे। इसमें से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको अव्यय दिए जाएंगे। यहाँ पे तो हमने उदाहरण के तौर पे अधिक अव्यय लिए हैं, परंतु आपको परीक्षा में केवल 2 अव्यय दिए जाएंगे और उनका आपको सार्थक वाक्यों में प्रयोग करना है। ओके, तो यहाँ पे अव्यय दिए हैं बहुत, सामने, किंतु, और, अरे, काश, अक्सर, धीरे धीरे, जहां, इर्द गिर्द, वहां। ये अव्यय आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इनका हमें क्या करना है? सार्थक वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे बहुत के लिए, प्रयाग बहुत थक गया था। प्रयाग बहुत थक गया था।
सामने के लिए हमने लिखा है स्कूल के सामने एक बगीचा है। सार्थक वाक्य यानी अर्थपूर्ण वाक्य भी होना चाहिए वो। तीसरा उदाहरण था हमारा किंतु घर में दीपक तो था किंतु उसमें तेल नहीं था। किंतु के लिए क्या वाक्य बनाया हमने, घर में दीपक तो था किंतु उसमें तेल नहीं था। चौथा, और लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी ओर निराशा से देखने लगी। हमें कौन सा शब्द अव्यय का प्रयोग करना था और अव्यय का प्रयोग वाक्य में करना था, तो हमने क्या लिखा वाक्य, लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी ओर निराशा से देखने लगी। पांचवा है अरे, वाक्य अरे लक्ष्मी जल्दी चल। छठा है काश, काश मोहित आ जाता पास। आ जाता तक ये वाक्य सिर्फ यहाँ तक ही है, काश मोहित आ जाता, काश गलती से वहां पे आ गया। अक्सर, मैं लपकानंद को देखकर अक्सर भाग खड़ा होता हूं। देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ जो अव्यय दिए हैं अव्यय को एक सार्थक वाक्य में आपको लिखना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बड़ा सरल ही प्रश्न है, आप आसानी से इसके 1 अंक जो है वो आप पा सकते हैं। आठवां है धीरे धीरे, बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे। नौवां, जहां, जहां इसकी किस्मत में होगा वही छोड़ आऊंगा। इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द अनेक लोग खड़े थे। वहां, वहां एक मजेदार दृश्य देखने को मिला। देखिए जो ये प्रश्न रहेगा अव्यय पे आधारित, उसमें आपको 2 अव्यय दिए जाएंगे, उन 2 अव्यय में से किसी एक अव्यय का आपको क्या करना है, वाक्य में सार्थक रूप से उसका प्रयोग करना है, सार्थक वाक्य में उसका प्रयोग करना है। अगला बिंदु है संधि। कृति पत्रिका के प्रश्न 4-3 में संधि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। संधि के अंतर्गत कृति पूर्ण करने के लिए कहा जाएगा। इसके अंतर्गत 2 शब्द होंगे जिसमें से विद्यार्थियों को किसी एक शब्द का संधि करना, संधि विच्छेद करना तथा संधि भेद पहचान कर लिखना होगा। इसके लिए कुल आपको 1 अंक रहेंगे। आपको केवल कितने शब्द दिए जाएंगे, 2 शब्द होंगे, उसमें से उसका क्या क्या करना है, आपको संधि करना है, संधि विच्छेद करना है या तो संधि पहचानना है, ठीक है। इसके लिए आपको कितने अंक दिए जाएंगे, 1 अंक दिए जाएंगे। और जो 2 शब्द दिए हैं आपको दोनों करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे सिर्फ आपको किसी एक शब्द का ही जो कोई कृति दी होगी वो कृति आपको वहां पे करनी होगी। और ये प्रश्न कहाँ पे पूछा जाएगा, कृति पत्रिका में प्रश्न 4-3 में ये प्रश्न संधि पे आधारित प्रश्न आपको आएगा, जिसके लिए केवल 1 अंक रहेगा। प्रश्न कृति पूर्ण कीजिए, इस प्रकार से रहेगा। शब्द उज्ज्वल, यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करना है और संधि भेद लिखना है। अथवा प्रश्न उत्तर, यहाँ पे आपको शब्द लिखना है और साथ ही साथ आपको वहां पे संधि विच्छेद करनी है, संधि भेद लिखना है। आपको सेकेंड वाले में क्या दिया है, संधि विच्छेद करके दिया हुआ है और फर्स्ट में आपको शब्द दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है और संधि भेद लिखना है। और जो दूसरा है, द्वितीय है, उसमें आपको शब्द लिखना है और संधि भेद लिखना है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं किस प्रकार से है। शब्द है उज्ज्वल, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। संधि भेद क्या आएगा इसका, व्यंजन संधि। क्या आएगा, व्यंजन संधि। दूसरा था प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर के लिए शब्द क्या आएगा, प्रश्नोत्तर। शब्द क्या बनेगा वहां पे, प्रश्नोत्तर, उसका संधि विच्छेद प्रश्न प्लस उत्तर, ऐसा था, या प्रश्न अधिक उत्तर हम कह सकते हैं। और इसके लिए संधि भेद आएगा स्वर संधि। अगर अधिक के बाद वाला जो पहला शब्द, पहला अक्षर जो होता है
वो व्यंजन है तो वहां पे हम लिखते हैं व्यंजन संधि। और अधिक के बाद में जैसे उत प्लस ज्वल, ज जो है वो व्यंजन है, इसलिए उधर हमने लिखा व्यंजन संधि। अधिक के बाद अगर स्वर आते हैं, जैसे उत्तर का उ जो है वो स्वर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको संधि पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको दो शब्द दिए, मतलब दो उदाहरण रहेंगे, जिसमें से आपको कोई एक करना है। पहले वाले में आपको शब्द दिया था, संधि विच्छेद और संधि भेद लिखना था। दूसरे वाले में आपको संधि विच्छेद की हुई थी, आपको वहां पे शब्द और संधि भेद लिखना था। इसके लिए आपको कुल अंक कितने रहेंगे, 1 अंक रहेगा, और कोई एक ही आपको करना है। और एक उदाहरण देखते हैं उसका। यहाँ पे प्रथम में आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है, ने प्लस ई का, और दूसरे में आपको एक शब्द दिया है दुर्बल। पहले के लिए आपको शब्द और संधि भेद लिखना है, और दूसरे के लिए आपको संधि विच्छेद और संधि भेद लिखना है। तो पहला है न प्लस ई का, तो इसके लिए शब्द बनेगा नायिका, और इसका संधि भेद रहेगा स्वर संधि, क्योंकि अधिक के बाद जो है ई का है, और ई क्या है, स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, संधि भेद स्वर संधि आएगा। अथवा दूसरा जो हम देखते हैं, आपको शब्द दिया गया था दुर्बल, तो यहाँ पे आएगा दु प्लस बल। ओके, और यहाँ पे विसर्ग संधि, अधिक के बाद इधर ब आया है, ठीक है, जो व्यंजन है, लेकिन हमने व्यंजन संधि नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे दु, इसमें विसर्ग आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, विसर्ग संधि। अगर आपको डबल डॉट ऐसे नजर आते हैं, तो वहां पे आपको विसर्ग संधि बिना कुछ सोचे समझे वहां पे लिख देना है। अगर अधिक के बाद स्वर आते हैं, स्वर मतलब अ, ई, या आता है, तो इसे स्वर संधि लिख देना है। और अधिक के बाद अगर व्यंजन आता है और विसर्ग वहां पे आपको नजर नहीं आता है, तो वहां पे आपको व्यंजन संधि लिख देना है। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है जिसमें आप अंक बिल्कुल पा सकते हैं, 100% आपको यहाँ पे अंक प्राप्त हो जाएंगे। सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर संधि विच्छेद में अधिक के बाद स्वर है तो स्वर संधि, व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग आपको वहां पे नजर आता है तो विसर्ग संधि। अगला जो बिंदु है वो है सहायक क्रिया। प्रश्न 4 में 2 वाक्य दिए जाएंगे। इन वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उनका मूल रूप आपको लिखना पड़ेगा। क्या दिया जाएगा आपको यहाँ पे, प्रश्न 4 में 2 वाक्य दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है वहां पे। इससे आधारित प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। आपको वाक्य दिए जाएंगे, और उन वाक्यों में से आपको क्या करना है, वहां पे सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी है। कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे लिखे हैं, देखते हैं। इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। ठीक है, आपको जब आपको ये पाठ हमने लिया था सहायक क्रिया का, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने बताई थी। तो उसमें था कि सहायक क्रिया हमेशा वाक्य का अंतिम शब्द होता है। सिर्फ था, थी, थे, है और है रहेगा तो उसे सहायक क्रिया नहीं कहते। अथवा जो अंतिम शब्द वाक्य का रहेगा वो क्या रहेगा, सहायक क्रिया रहेगा, और वो कभी भी मुख्य क्रिया के बाद में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे वाक्य था, इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। तो यहाँ पे इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या है, दिया, और इसका मूल रूप है देना। बालक भूमि पर लेट गया, बालक भूमि पर लेट गया। इस वाक्य का अंतिम शब्द गया है, इसलिए जब आपको सहायक क्रिया पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा आखिरी वाला जो भी शब्द रहेगा उससे ही सहायक क्रिया समझ लेना है। जैसे यहाँ पे गया है, तो गया क्या है, सहायक क्रिया है, और उसका मूल रूप है जाना।
बस आपको मूल रूप आपको मैंने उस टाइम स्क्रीनशॉट निकालने के लिए कहा था, उसमें दिए गए हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि आप सरलता से इसके उत्तर लिख सकते हैं। रमजानी काम में जुट गई, इस वाक्य का भी आखिरी शब्द गई है, इसलिए आप सरलता से लिख सकते हैं कि गई जो है वो सहायक क्रिया है और उसका मूल रूप क्या है, जाना। रहमान ने लक्ष्मी को घर से निकालने के लिए कमर कस ली, इस वाक्य का अंतिम शब्द है ली, इसलिए ली जो है वो सहायक क्रिया है और इसका मूल रूप जो है वो है लेना। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। ठीक है, यहाँ पे जो आखिरी शब्द है वो है रही, इसलिए सहायक क्रिया क्या रहेगा, रही, और इसका मूल रूप क्या रहेगा, रहना। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सहायक क्रिया आपको कैसे पहचानी है। किसी भी वाक्य में अगर आपको सहायक क्रिया पहचानने के लिए कहा जाता है तो उस वाक्य का जो अंतिम शब्द रहेगा वो रहेगा सहायक क्रिया। उस वाक्य का अंतिम शब्द जो रहेगा वो रहेगा सहायक क्रिया। और अगर अंतिम जो शब्द है वो था, थी, थे, हैं और है यह आते हैं तो इन्हें सहायक क्रिया नहीं कहेंगे। ऐसे वक्त पे क्या करना है, था, थी, थे, हाँ, है और है के पहले जो शब्द आया हुआ रहेगा, ओके, वही शब्द को हमें सहायक क्रिया मान लेना है। निम्नलिखित वाक्यों से सहायक क्रियाएं पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। फिर से हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा, अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा, तो यहाँ पे जो अंतिम शब्द है वो है उठा, तो इसलिए उठा जो है वो सहायक क्रिया है और उसका मूल रूप है उठना। कोई भी आए मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा, कोई भी आए मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा, यहाँ पे रहूंगा जो है अंतिम शब्द है, इसलिए रहूंगा जो है वो सहायक क्रिया कहलाएगी और उसका मूल रूप रहेगा रहना। बच्चे खेलने लगे, लगे अंतिम शब्द वाक्य का, इसलिए ये सहायक क्रिया कहलाएगा लगे और इसका मूल रूप रहेगा लगना। हम सभी समुद्र की ओर दौड़ पड़े, हम सभी समुद्र की ओर दौड़ पड़े, पड़े जो है वो अंतिम शब्द, इसलिए पड़े जो है वो सहायक क्रिया है और पढ़ना क्या है, इसका मूल रूप। रूपा का हृदय सन हो गया, रूपा का हृदय सन हो गया, तो यहाँ पे अंतिम शब्द है गया और मूल रूप इसका क्या रहेगा, जाना। देखिए बड़े सरल प्रश्न है। इस प्रकार से आपको सहायक क्रिया पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जहां पे आपको वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में से आपको सहायक क्रिया पहचाननी है। तो सहायक क्रिया कौन सा रहेगा, हमेशा जो भी वाक्य का अंतिम शब्द है। और उसके साथ साथ आपको उसका मूल रूप भी वहां पे लिखना है। अगला जो बिंदु है हमारा वो है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया। कृति पत्रिका में प्रश्न 4-5 में दी गई दो क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए आपको कितने अंक रहेंगे, कुल 1 अंक रहेगा। कौन सा प्रश्न रहेगा ये, कृति पत्रिका का प्रश्न 4 का 5वां, प्रश्न 4-5, इसमें आपको प्रेरणार्थक क्रिया पे आधारित प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। वहां पे आपको जो शब्द दिया जाएगा, क्रिया दी जाएगी, उसका प्रेरणार्थक रूप लिखना है, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप वहां पे आपको लिखना है, जिसके लिए आपको सिर्फ 1 अंक रहेगा। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया जाएगा, क्रिया दी जाएगी, क्रिया दी जाएगी यानी जो फर्स्ट आपको लाइन दिख रही है, दौड़ना, बोलना, रोना, मिलना और पीना, यह शब्द आपको दिए जाएंगे। तो इतने नहीं रहेंगे, वहां पे सिर्फ आपको 2 ही शब्द दिए जाएंगे, 2 ही क्रिया आपको दी जाएगी और उसका आपको प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप वहां पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्रिया है दौड़ना, तो उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा,
दौड़ाना, मतलब जो भी शब्द है उसमें आना आपको जोड़ते जाना है। जैसे दौड़ना, वहां पे दौड़ाना, तो क्या जोड़ दिया आपने, आना जोड़ के उसको दौड़ाना कर दिया। और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में आप क्या लिखा है वहां पे, दौड़वाना। तो वहां पे अगर आप वाना जोड़ देते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप वहां पे बन जाता है। देखिए प्रथम प्रेरणार्थक के लिए आपको क्या जोड़ना है, आना, और द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए आपको क्या जोड़ना है उधर, वाना। सिर्फ इतना ही आपको करना है। जैसे दौड़ना का हो गया दौड़ाना, दौड़वाना, बोलना का बुलाना और बुलवाना, रोना का रुलाना और रुलवाना, मिलना का मिलाना और मिलवाना, पीना का पिलाना और पिलवाना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्रिया दी जाएगी और उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना होगा। इस प्रश्न में आपको कुल कितने शब्द दिए, कितनी क्रियाएं दी जाएंगी, केवल 2 क्रियाएं दी जाएंगी, उसमें से कोई एक आपको करनी है और उसके लिए अंक रहेंगे 1 अंक। अगला जो बिंदु है वो है मुहावरे। अगला बिंदु कौन सा है, मुहावरे। कृति पत्रिका के प्रश्न 4-6 में मुहावरों से संबंधित 2 प्रश्न होंगे। कौन सा प्रश्न रहेगा ये, प्रश्न 4-6 में आपको मुहावरों पे जो आधारित प्रश्न होगा वो प्रश्न 4-6 रहेगा कृति पत्रिका का। इसमें से एक में मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। ठीक है, एक क्या रहेगा, आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है, मुहावरा दिया जाएगा उसका अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में आपको प्रयोग करना आवश्यक है। इसमें 2 मुहावरे दिए जाएंगे, इनमें से किसी भी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना होगा। आपको कुल कितने मुहावरे दिए जाएंगे, कुल 2 मुहावरे दिए जाएंगे। उसमें से जो भी आपको सरल या जो भी आपको अच्छे से समझ में आता है, जो आता है आपने पढ़ा है, तो उस वाक्य का आप अर्थ लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। ध्यान रखिएगा वाक्य में प्रयोग करते टाइम जो आपको मुहावरा दिया गया है वही मुहावरा जैसे का वैसा आपको लिखना होता है। ठीक है, आपको उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करना होता है। मुहावरे को वाक्य में रेखांकित करना होगा। अब जब वाक्य लिखते हैं जहां पे आपने मुहावरे का प्रयोग किया है तो उस मुहावरे को आपको क्या करना है, रेखांकित कर दीजिएगा। इसके विकल्प में अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखना होगा। इसमें रेखांकित वाक्यांश के लिए दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन वाक्य फिर से चयन करके वाक्य फिर से लिखने के लिए कहा जाएगा। कुल 1 अंक। अभी देखिए, एक पहले इसमें तो आपको प्रश्न 4-6 में 2 प्रकार से मुहावरों पे प्रश्न आ सकते हैं। एक में आपको 2 मुहावरे दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है, उस अर्थ के साथ साथ मुहावरे का प्रयोग आपको वाक्य में करना है, अर्थ का नहीं मुहावरे का प्रयोग, और जहां पे आपने मुहावरे का प्रयोग किया है उसको आपको रेखांकित करना है। अथवा दूसरा जो आपके लिए पर्याय प्रश्न रहेगा या ऑप्शन जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको एक वाक्य दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ रेखांकित वाक्यांश रहेगा, मतलब वाक्य के कुछ भाग को वो रेखांकित करेंगे। उस रेखांकित जो वाक्य है उसके लिए कोष्टक में मतलब ब्रैकेट्स में आपको 2 मुहावरे दिए जाएंगे, 2 या 3, उसमें से आपको सही मुहावरा वहां पे कौन सा आ सकता है उसे चुनना है और उससे फिर से वाक्य को लिखना है, और रेखांकित जो वाक्य रहेगा उसकी जगह पे आपको यह मुहावरा प्रयोग में लाना है। तो देखते हैं किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। वहां पे प्रश्न आएगा आपको, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको कुछ वहां पे शब्द मुहावरे दिए जाएंगे, उन मुहावरों का आपको अर्थ भी लिखना है और साथ ही साथ आपको
वाक्य में उनका प्रयोग करना है। और ध्यान रखिएगा, आपके जो पाठ के बाद में जो मुहावरे दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। अधिकतर उसी में से आपको मुहावरे वगैरह पूछे जाते हैं। दृष्टि फेरना, पहला है दृष्टि फेरना। अर्थ पहले आपको लिखना है नजर डालना। अर्थ क्या है? नजर डालना। और इसका वाक्य बनेगा, नेताजी ने श्रोताओं पर दृष्टि फेर ली। नेताओं ने श्रोताओं पर दृष्टि फेर ली। यहाँ पे देखिए हमने दृष्टि फेरना का प्रयोग किया है, ना कि नजर डालना। नजर डालना इसका अर्थ है, परंतु वाक्य में हमें जो मूल हमारा मुहावरा दिया गया है, उसी मुहावरे को वैसे के वैसा आपको प्रयोग में लाना है। राह देखना, अर्थ है प्रतीक्षा करना। राह देखना का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा करना। इसका वाक्य बनेगा, विद्यार्थी कई दिनों से छुट्टियों की राह देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमने राह देखने का प्रयोग किया है? नहीं। हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? कौन सा मुहावरा हमने जैसे का वैसा प्रयोग में लाया है? राह देखने का प्रयोग हमने वाक्य में किया है। चंपत होना, अर्थ गायब होना। चंपत होना यानी इसका अर्थ क्या है? गायब होना। वाक्य, पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गया। पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है और मुहावरे को ही आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी जो अर्थ होता है, अर्थ का प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो अर्थ का प्रयोग ना करें, उससे आपके अंक आप गवा बैठेंगे। तो आपको क्या करना है? अर्थ तो लिखना है, परंतु वाक्य में क्या कौन सा प्रयोग करेंगे? किस चीज का प्रयोग करेंगे? आप मुहावरे का जैसे का वैसा प्रयोग करेंगे। अगला जो बिंदु है वो है कारक। कौन सा बिंदु है? कारक। प्रश्न 4-7 कारक। इसमें 2 वाक्य दिए जाएंगे, जिसमें से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखना होगा। ठीक है, आपको ये प्रश्न कहाँ पे आएगा? कृति पत्रिका में आपको 4-7 में ये प्रश्न आएगा। 2 वाक्य आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपको क्या करना है? कारक पहचानना है और उसका आपको भेद लिखना है। इस प्रश्न के लिए आपको कुल कितने अंक होंगे? 1 अंक वहां पे रहेगा। कुल 1 अंक वहां पे आपको रहेगा। अब इस पे आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका एक भेद लिखिए। नारी महान है। नारी महान है, तो इसमें से कारक जो रहेगा वो है नारी। ओके, और कारक क्या रहेगा? कर्ता कारक। नारी कर्ता कारक। कारक, वह किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। वह किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। यहाँ पे कारक क्या रहेगा? किसी को। और कर्म कारक, संबंध कारक। ओके, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो गया? वह किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। इसका उत्तर है किस कर्म कारक। अगला है प्रेरणा का प्रभाव होता है। यहाँ पे प्रेरणा का जो का है वो आएगा कारक, और इसका जो कारक है वो है भेद, जो है वो है
वर्ष भर पानी से भरी रहती है। तो यहाँ पे पानी से जो है वो है करण कारक, से जो है वो कारक है और उसका भेद क्या है, करण कारक। चाची अपने कमरे निकल रही थी, ठीक है, वहां पे वाक्य तो गलत हो गया है। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, यहाँ पे कमरे से कारक रहेगा अपादान कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका एक भेद लिखिए। और कुछ उदाहरण देखते हैं हम। कमबख्त ने कितनी बेरहमी से पीटा है, से करण कारक। लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, तो यहाँ पे आएगा ने, गलती से वहां पे दूध हो गया, ने कर्म कारक। उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, पर अधिकरण कारक। सबके अपने अपने रिवाज हैं, यहाँ पे क्या आएगा, संबंध कारक। विराम चिन्ह, प्रश्न 4-8 में विराम चिन्ह रहित एक वाक्य दिया जाएगा, मतलब वहां पे आपको वाक्य दिया जाएगा परंतु उसमें विराम चिन्ह नहीं होंगे, जिसमें 2 उचित विराम चिन्ह लगाने होंगे। और कुल अंक यहाँ पे कितने रहेंगे, 1 अंक यहाँ पे रहेगा। प्रश्न आपको आएगा, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कोई भी विराम चिन्ह आपको नजर नहीं आएगा। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको विराम चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। घूम फिर कर शाम को हमें कलिंगुड़ बीच पहुंचे। ये तीनों जो वाक्य हैं वहां पे आपको विराम चिन्ह नहीं नजर आ रहे हैं, तो वाक्य के हिसाब से आपको वहां पे विराम चिन्ह लगाने होंगे। यहाँ पे उत्तर में आप देख सकते हैं, गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ, ठीक है, वहां पे प्रश्न मार्क आया है, प्रश्न चिन्ह वहां पे हमने लगाया। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड़ बीच पर पहुंचे, ओके, वहां पे पूर्ण विराम का जो हम रेखा खींचते हैं वहां पे हमने वो लगाई है। काल परिवर्तन, कृति पत्रिका के प्रश्न 4-9 में काल परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न में 3 वाक्य दिए जाएंगे और उनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को अलग अलग कालों में बदलकर वाक्य फिर से लिखने के लिए कहा जाएगा। देखिए आपको कौन सा प्रश्न रहेगा, ये कृति पत्रिका का प्रश्न 4-9। इसमें आपको कुल 3 वाक्य दिए जाएंगे जिनका काल परिवर्तित करने के लिए कहा जाएगा। उसमें से आपको कितने करने हैं, सिर्फ 2 करने हैं। अगर आपको वक्त है, बचता है, तो आप तीनों भी कर सकते हैं। और वाक्य को जिस प्रकार से आपको परिवर्तित करने के लिए कहा जाएगा उस प्रकार से आपको परिवर्तित करके फिर से वहां पे पूरा वाक्य लिखना है। अब यहाँ पे प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा वो देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों का सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे पहला वाक्य, मनु पीछे की ओर मुड़ता है। अब इसे हमें परिवर्तित करना है सामान्य भूतकाल में, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, मनु पीछे की ओर मुड़ा, मनु पीछे की ओर मुड़ा, ये हो गया सामान्य भूतकाल में। तुम्हारा मुख लाल होता है, इसे हमें अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब वर्तमान काल में तो है लेकिन अपूर्ण है। लक्ष्मी उसकी ओर देखती है, अपूर्ण भूतकाल में इसको परिवर्तित करना है। लक्ष्मी उसकी ओर देखती है, इस वाक्य को हमें क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल में इसको परिवर्तित करना है। तो इस वाक्य क्या बनेगा, लक्ष्मी उसकी ओर देख रही थी, लक्ष्मी उसकी ओर देख रही थी।
रहमान लक्ष्मी को मारता है। पूर्ण वर्तमान काल में इसको परिवर्तित करना है। रहमान लक्ष्मी को मारता है। रहमान ने लक्ष्मी को मारा है। पूर्ण वर्तमान काल। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया था। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया था। सामान्य वर्तमान काल में इसको परिवर्तित करना है। तो वाक्य क्या बन जाएगा इसका? शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। इस प्रकार से हमने इसको सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित यहाँ पे किया है। वाक्य के भेद। वाक्य के प्रकार के अंतर्गत दो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 4-10 में, प्रश्न 4-10 में एक वाक्य दिया जाएगा, उसे पहचान कर रचना के अनुसार उसका भेद लिखना है। इसके लिए 1 अंक है। प्रश्न 4-10-2 में 2 वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक वाक्य को सूचना के अनुसार परिवर्तित करने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए 1 अंक है। मतलब वाक्य के भेद, इससे आपको कुल कितने अंक रहेंगे? 2 अंक रहेंगे। और ये प्रश्न रहेगा प्रश्न 4-10-1 और प्रश्न 4-10। प्रथम इसमें आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें से आपको भेद लिखना है। ठीक है, वाक्य के भेद आपको वहां पे लिखना है पहचान कर। और दूसरा जो दिया जाएगा, दो वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक वाक्य को सूचना के अनुसार आपको परिवर्तित करना है। प्रश्न आपको इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित वाक्यों। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। तो किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ओके, बादल आए और पानी नहीं बरसा, इनका हमने क्या किया, इन्हें जोड़ा है। इसलिए बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, इसलिए क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। अब देखिए यहाँ पे आँख खुली 1, मैंने स्वयं 2 और बिस्तर पे पाया। अब 3 अलग अलग वाक्यों को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। वाक्य खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पे पाया, इसलिए क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया। मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई, ये, और विदा किया है दूसरा। इनको हमने और से जोड़ दिया है, इसलिए क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इस वाक्य में ये केवल एक ही वाक्य है, इसे कहीं जोड़ा नहीं गया है दूसरा वाक्य यहाँ पे, इसलिए यह सरल वाक्य कहलाएगा। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। जैसे हमने पहले इसमें देखा कि हमें वाक्य दिया गया था और उसका हमें भेद लिखना था, और यहाँ पे क्या करना है? वाक्य जिस प्रकार से हमें अनुसार सूचना के अनुसार हमें क्या करना है? उसे परिवर्तन करना है उसमें। तुमने अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य। तुम अपना ख्याल रखो, यहाँ पे आज्ञा देनी है हमें, उस प्रकार से वाक्य को फिर से परिवर्तित करना है। तो तुमने अपना ख्याल रखना चाहिए, इसके लिए क्या बनेगा? तुम अपना ख्याल रखो। मास्टर जी ने पुस्तक लाने के लिए पैसे दिए। प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए? प्रश्न चिन्ह। ध्यान देना है आपको, प्रश्न चिन्ह का भी ध्यान देना है और सूचना के अनुसार उसको परिवर्तित भी करना है। मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी? क्या जोड़ने के बाद वो प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित हो गया। आज फिर कोई दुर्घटना होगी। इच्छावाचक वाक्य। आज फिर कोई दुर्घटना न हो। पर्यटन का अपना ही आनंद है। विस्मयवाचक वाक्य। वाह, पर्यटन का अपना ही आनंद है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। यहाँ पे सूचना क्या हमें हमारे लिए? विस्मयवाचक वाक्य। अरे, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको
यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो आपको वाक्य का भेद पहचानना है या सूचना के अनुसार आपको वाक्य को परिवर्तित करना है। अंतिम जो आपका प्रश्न रहेगा वो रहेगा किसपे, वाक्य शुद्ध करना। प्रश्न 4.11 में 3 अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां होंगी। इन वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखना होगा। शुद्ध किए गए शब्दों को रेखांकित करना होगा। प्रत्येक अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए अंक होगा, कुल 2 अंक। आपको 3 अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, प्रत्येक वाक्य में कितनी अशुद्धियां रहेगी, 2 गलतियां रहेगी। ध्यान रखिएगा, एक वाक्य के अंदर आपको 2 गलतियां मिलेंगी और आपको सिर्फ 2 वाक्यों को ही शुद्ध करना है। आपके इस वक्त अगर बच जाता है पेपर चेक करने के बाद वापस से, तो आप तीसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 वाक्य करना है और प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां होंगी और कुल अंक आपको रहेंगे 2। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। क्रोध से उसकी नेत्र लाल हो गए। इस प्रकार से ये वाक्य दिया गया है और सही वाक्य क्या है, क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। ठीक है, उसकी की जगह क्या है, उसके। राम ने हिरण का शिकार की। राम ने हिरण का शिकार किया। लक्ष्मी की आंख में आंसू आई। सही वाक्य है, लक्ष्मी की आंखों में आंसू आए। नईम का आवाज करामत के कान में पहुंचा। नईम का आवाज करामत के कान में पहुंचा, ये गलत वाक्य। सही वाक्य क्या है, नईम की आवाज करामत के कान में पहुंची। मामला लक्ष्मी को गौशाला ले जाने पर ठीक हो गई। मामला लक्ष्मी को गौशाला चाहिए, वहां पे गौशाला ले जाने पर ठीक हो गया। गई की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे गया। तिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। तिरचन को कोई लड़के बाला नहीं थे। आशा करता हूं कि आप लोगों को किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं व्याकरण पे, शब्द भाषा अध्ययन के अंतर्गत, वो समझ में आया होगा और किस प्रकार से आपको उसके उत्तर लिखने हैं वो भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।